प्यारे विद्यार्थियों, अवस्थी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अवस्थी क्लासेस में संचालित 16 टेस्ट सीरीज की श्रृंखला का ये जो आपका सॉल्यूशन जो है 9th पेपर का सॉल्यूशन है वो आप देखिएगा, मैथ सब्जेक्ट का है। यहाँ पे आप देखिएगा बेटाओ कि एक घन के एक फलक का परिमाप, आपका जो घन है बेटा उसका एक फलक जो होता है बेटा वो आपका वर्गाकार होता है। मैंने आपको पहले ही समझाया था, घन का जो प्रत्येक पृष्ठ जो होता है बेटा वर्गाकार होता है। इसका जो परिमाप है, परिमाप होता है बेटा चारों ओर की माप। इसका परिमाप जो होगा बेटा वो 4 गुना भुजा होगा। घन के एक फलक का जो परिमाप होता है बेटा वो 4 गुना भुजा होता है एक फलक का। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो आपकी 20 है। 4 से बेटा ये 20 आपका कट जाता है 5 बार, तो इस घन की जो साइड है वो आपकी बेटा कितनी हो गई है 5, और ये सेंटीमीटर। मैं बार बार मैं आपको क्लास में बोला हूं कि हमेशा यूनिट आप जरूर नोट करें, बिना यूनिट के आपका सवाल गलत हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है आपका घन का आयतन, तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है, भुजा की घात 3। ठीक है, तो भुजा कितनी है बेटा 5, 5 की घात 3 करेंगे बेटा तो अपना आएगा 125 घन सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे भाइयों वो 125 आपका हो जाता है। कुछ नहीं है, यहां पे इस चीज को पकड़ना है। घन का जो एक फलक होता है, घन का जो एक फलक होता है वो वर्गाकार होता है। ठीक है, घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है, प्रत्येक फलक जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका स्क्वायर में होता है, वर्गाकार होता है। और वर्ग का जो पैरामीटर है, वर्ग का जो परिमाप है वो आपका होता है बेटा 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप होता है बेटा 4 गुना भुजा। इस 4 गुना भुजा की जो वैल्यू है वो आपकी है बेटा 20 सेंटीमीटर। 4 से ये 5 कट गया, भुजा आपकी 5 हो गई। घन का आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 साइड का क्यूब, साइड का क्यूब भुजा की घात 3। तो भुजा कितनी है 5, और 5 की घात 3 करोगे तो 125। राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में, तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5, 2 गुनी हो जाती है। N1 की वैल्यू हो गई बेटा 2, और कितने वर्षों में, T2 आपसे पूछ रहा है, 8 गुना हो जाएगा। N2 की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी 8 है। T1 की जो वैल्यू है वो 5 है, N1 की वैल्यू है जो 2 है, T2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, और N2 की वैल्यू आपका 8 है। ठीक है, तो आपको एक सूत्र बताया था बेटा मैंने, N2 बराबर N1 की पावर T2 अपॉन T1। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा आपका सूत्र है। इस टाइप का सवाल आपकी मेन एग्जाम में आने के पूरे पूरे आपके चांस है। N2 की वैल्यू कितनी है बेटा 8, N1 की वैल्यू है बेटा 2, और T2 हमारे पास नहीं है, और T1 की जो वैल्यू है बेटा वो 5 है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपको ये बेस बराबर करना है, बेस बराबर करना है। तो 8 को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 3, 8 को बेटा मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर T2 अपॉन 5। अब बेटा मैंने जब आपको एक कंसेप्ट समझाया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि आधार समान है, यदि आधार समान है, बेस यदि इक्वल है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो घात है वो आपकी समान रहेगी। घात क्या रहेगी समान। कंसेप्ट को पकड़ के चलो, टेक्निकल चीज ध्यान रखो, अप्रोच भी ध्यान रखो। आधार समान है तो यहां पे बेटा आधार 2 है, यहां पे भी आधार 2 है। आधार समान है तो घाते भी बराबर है। T2 अपॉन 5 इक्वल टू 3, एट लास्ट T2 इक्वल टू 3 इंटू 5, तो आपका हो गया बेटा 15 वर्ष। इसका राइट आंसर जो है बेटा
15 वर्ष हो गया। काफी बच्चे 20 बता रहे थे बेटा, इसका आंसर 15 बिल्कुल एक्यूरेट सही है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करो, n2 इक्वल टू n1 की पावर t2 अपॉन t1। n2 की वैल्यू 8 है, n1 की वैल्यू 2 है, t2 अपॉन 5 हो गया। 8 जो है वो 2 की पावर 3 है। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 की पावर क्या होगी 3, 8 क्या होगी 2 की पावर 3। बेस जब बराबर है तो पावर भी क्या होगी बराबर, तो t2 अपॉन 5 इक्वल टू 3, t2 इक्वल टू 3 इंटू 5, आंसर इज 15। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य आता है। तो देखो बेटा, 4 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य आता है, तो ये तो अपन का हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 4 का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, क्योंकि 4 का भाग देने पर शून्य आना चाहिए। और 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अंक पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, ये आपका गलत है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 6 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो 6 का भाग इसमें जा रहा है, 6 दूनी 12, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 8 से विभक्त होना चाहिए, तो 8 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और 8 का भाग बेटा इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, ये गलत हो गया। अब 9 से भाग देने पर बिल्कुल 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 9 से भाजकता का नियम है, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो 4 और 4 8 और 1 9 का भाग जा रहा है, ये जा रहा है। 13 से भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में से आपको देखना है किसमें 13 का भाग देने पर 7 बचना चाहिए। तो 144 में जब आप 13 का भाग दो, 13 एक कम 13 बचा 1, उतार लिया 4, 13 एक कम 13, रिमाइंडर आया 1, यहां 1 बच रहा है बेटा, ये पहले वाला ऑप्शन भी गलत। 72 को देखिएगा, 13 का भाग दो, 13 पंजे कितना आया बेटा 65, और कितना बचा 7, 7 ही बचना चाहिए था 13 का भाग देने पर। राइट आंसर आपका 72। बड़ा ही प्यारा है, ऐसे सवालों को बेटा ऑप्शन से सॉल्व किया करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, शून्य बचने का मतलब 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 4 का भाग 85 में जाएगा नहीं, 4 का भाग सब में जा रहा है, 6 का भाग सब में जा रहा है, 8 का भाग 36 में नहीं जाता, 8 चौके 32 होता है, 36 गलत। अब 2 आपके रह गए, 144 रह गया और एक 72 रह गया। 144 में 9 का भाग जा रहा है और 72 में 9 का भाग जा रहा है, बट 13 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर होना चाहिए, तो 13 का भाग 144 में देके देखो बेटा, रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 13 का भाग 72 में देंगे, रिमाइंडर 7 आ रहा है, 7 ही तो हमें चाहिए, तो राइट आंसर बेटा आपका हो गया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है बेटा, 2/5 और 4/9 के बीच की भिन्न। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकालो, भाग दो, भाग टू टी की सुपर दशमलव, ये हो गया 20, 5 चौके 20, 0.40 आ गया। अब 0.4 में भाग दो, भाग टू टी की सुपर 40 हो गया, 9 चौके 36, फिर 4 बचा, 9 चौके 36। अब ऑप्शन में जिसकी वैल्यू 0.40 और 0.44 के बीच की है वही आपका आंसर है। 3 में 7 का भाग दो, भाग टू टेक की सुपर। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 30, 7 चौके 28, बचे कितने 2 आपके, और 7 दूनी 14। ऐसे इसके भाग देंगे तो 0.66 अपन का आएगा, इसमें भाग देंगे तो 0.5 अट्ठे 40, 80 आएगा। एक में 2 का भाग देते हैं, सब जानते हैं 0 पॉइंट कितना आता है बेटा 50। तो मुझे बताइए 0.40 और 0.44 के बीच की संख्या कौन सी है, 0.42, तो 3/7 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बी का a% प्लस ए का b%। अब देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं ab%, इसको भी मैं लिख सकता हूं बेटा ab%। b को a से गुणा करेंगे तब भी a आएगा, a को b से गुणा करेंगे तब भी ab आएगा। ab और ab को 2 बार जोड़ेंगे तो 2ab% हो गया, 2ab%।
अब किस ऑप्शन की वैल्यू 2ab% आ रहा है? ठीक है, तो देखो बेटा इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो यहां पे आएगा बेटा 4ab%, तो ये अपन का गलत हो गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4a² आ गया, तो बेटा ये भी गलत हो गया। इन दोनों गुणा करेंगे तो 4b² आ गया, बेटा ये भी गलत हो गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो बेटा अपन का 2ab% हो गया, यही तो चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। ध्यान दो, करना कुछ नहीं था, बेफालतू में आप टेंशन ले रहे थे इस जगह पे। थोड़ा सा पैसेंस लेके और धैर्य के साथ इसको करते ना अपन, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं आने वाली थी, है ना। आपको करना कुछ नहीं था, सिंपल था यार कि b का a% तो b गुणा a, और a का b% a गुणा b। इसको हल करेंगे तो ये भी बेटा 2 गुणा 3 करोगे तब भी 6 आएगा, और 3 गुणा 2 करते हैं तब भी 6 आता है। तो बड़ा कोई ऐसा चीज इसमें अंदर नहीं थी, है ना। तो b को a से गुणा करेंगे a भी आएगा, a को b से गुणा करेंगे तब भी a भी आएगा। ab% 2ab%, किस ऑप्शन की वैल्यू 2ab% आ रही है? देखते गलत हो रहा था, 2 दूनी 4 ये गलत, 2 दूनी 4 ये गलत, 2 दूनी 4 ये गलत, ये अपन का राइट आंसर। बस इतना सा सवाल था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? अनुशासनात्मक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है बेटा, चूंकि यहाँ पे हम देश की उन्नति की बात कर रहे हैं, किसी भी देश की उन्नति इस बात पर डिपेंड करती है गणित उस देश के अंदर कितना विकसित है। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। संपन्नता जहां आ गया बेटा वहां सामाजिक मूल्य आ जाता है। संपन्नता का मतलब सामाजिक मूल्य आ सकता है। यदि ऑप्शन में सामाजिक नहीं होता तो हम अंतरराष्ट्रीय मान सकते थे, बट बेटा राइट आंसर जो है वो इसका सामाजिक मूल्य बन के आएगा। संपन्नता आ गया था। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, अध्ययन संबंधी परिस्थितियों पद्धतियों का दिशा निर्देश करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। ठीक है बेटा, कमी का पता लगाना, कारण का पता लगाना, छात्रों का क्लासिफिकेशन करना। और ये वैसे तो बेटा इसका आंसर तीसरा और चौथा दोनों ही आपके इसके आंसर में आ जाते हैं, ठीक है। परंतु इस कंडीशन में यदि ये सभी नहीं होता तो बेटा इसका आंसर हम तीसरे नंबर का देके आते, यदि ऑप्शन ये सभी नहीं होता। परंतु ये जो भी है, ये वर्गीकरण भी, दिशा निर्देश भी हम निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बेटा आपका चौथा। क्या रहेगा बेटा राइट आंसर इसका? चौथा, ठीक है। परंतु बेटा यदि ये सभी नहीं होता तो हम इसका राइट आंसर क्या देते? तीसरा। समझेगा, ये सभी आ गए इसलिए सबको सम्मिलित किया करना, परंतु इसका राइट आंसर जो है बेटा वो ये सभी भी सही है और तीसरा भी आपका सही है। इस जगह आपको माना जाएगा बेटा ये सभी, ठीक है। क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में कारण का पता लगाया जाता है, उस कारण का पता लगाने के बाद, कठिनाई के स्तर का पता लगाने के बाद छात्रों का वर्गीकरण भी किया जाता है, क्योंकि उसमें उपचार भी तो करना है, क्लास के आधार पर उसका उपचार किया जाता है। तो उस तरीके से हमको इस जगह पे आपको इस चीज को समझ के चलना है। दिशा निर्देश यदि आप उसको डायरेक्शन देना है तो निदानात्मक के हिसाब से दोगे, कारण का पता लगाओगे उसके हिसाब से आप इसको चलना है, ठीक है बेटा। राइट आंसर हो गया बेटा चौथा। बालक आयत की परिभाषा का प्रत्याय स्मरण, गजब का शब्द है बेटा प्रत्याय स्मरण। प्रत्याय स्मरण जहां आ गया बेटा वो ज्ञान आ गया। ज्ञान के अंदर प्रत्याय स्मरण और प्रत्याय विज्ञान चलता है, तो बड़ा ही राइट आंसर है इसका बेटा तीसरे नंबर का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सही मायनों में गणित है। मैंने आपको एक मार्शल एच स्टोन की स्टेटमेंट समझाई थी। मार्शल एच स्टोन, इसके अनुसार क्या था? गणित एक अमूर्त विज्ञान है। गणित कैसी है बेटा? एक अमूर्त विज्ञान है। गणित कैसी है बेटा? एक अमूर्त विज्ञान है। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल एच स्टोन आपका दूसरा आपका सही है। तो बेटा इस पेपर में आपके क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर आधारित थे, सिंपल क्वेश्चन थे, आपको सोल्व करने चाहिए थे। एक क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज रहे होंगे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया,
उपलब्धि की कमी का पता लगाना, वर्गीकरण, दिशा निर्देशन। ठीक है, इसको थोड़ा डीपली यदि आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका राइट आंसर आपका ये सभी है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये आपका जो 9th टेस्ट था मैथ का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। सभी जो आपके पेपर्स हुए हैं उसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा, सारे क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करके और एक जगह उसका कॉम्बो बनाओ। ठीक है, जिससे कि आपको पास सारे क्वेश्चंस एक जगह रहेंगे। शिक्षण विधि के अलग नोट कर लो और मैथमेटिक्स के आप क्वेश्चन अलग नोट कर लो, हर टॉपिक वाइज नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो आगे आप तैयारी करो, अगला पेपर होगा आपका 10th 10वां टेस्ट सीरीज का 10वां पेपर, बड़े अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा। अब धीरे धीरे आपके पेपर का लेवल बढ़ भी सकता है। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे।